हेलो एवरीवन, मैं हूं किशोर सर। ये है मेरा चैनल न्यूक्लियोकेम फोरम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं हमारा नया टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। चलो तो इसके बारे में आज जान लेते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार के टाइप्स जो सॉल्ट्स के हैं वो पढ़ना है। और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का पहले मतलब जान लीजिए। यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड दिख रहे हैं आपको। ये है पहला हाइड्रो। यहाँ पे हाइड्रो का मतलब हमें हाइड्रोजन कंसिडर नहीं करना है। ये टॉपिक में हाइड्रो का मतलब हम यहाँ पे वाटर कंसिडर करेंगे। और ये जो लिसिस है, ये लिसिस का मीनिंग ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, ऐसे कई जगह पे आपने ये नाम सुने होंगे, जैसे पायरोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुआ, वैसे ही ये हाइड्रोलिसिस है। अब यहाँ पे वाटर का ब्रेकडाउन करना है, बट वो भी किसकी वजह से? सॉल्ट्स की वजह से। सॉल्ट्स जो होते हैं वो होते हैं आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड कटायन। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो सॉल्ट्स बनते हैं ये बनते हैं पॉजिटिवली चार्ज कटायन से और नेगेटिवली चार्ज्ड अनायन से। ठीक है, अब इनके बारे में तो आपको पता ही है, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। हमने सॉलिड स्टेट में हमने इसको आयोनिक सॉलिड्स में बहुत डिटेल में पढ़े हैं। तो जो सॉल्ट्स बनते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज कटायन से बनते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड अनायन से बनते हैं। अगर आपने किसी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किए या फिर ऐड किए, तब ये सॉल्ट के अंदर के पॉजिटिवली चार्ज्ड कटायन ये वाटर के साथ में रिएक्ट होंगे तो वो एसिडिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज कटायन जब रिएक्ट होगा वाटर के साथ तो ये एसिडिक सॉल्यूशन देगा, या फिर अनायन रिएक्ट होगा तो ये बेसिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, या फिर ये अगर दोनों एट ए टाइम रिएक्ट होते हैं तो वो सॉल्यूशन कंप्लीटली आपका न्यूट्रल हो सकता है। तो अगर आप किसी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपको तीन अलग अलग चांसेस हैं अलग अलग सॉल्यूशन मिलने के। पहला, एसिडिक सॉल्यूशन मिल सकता है, या फिर बेसिक, या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपको ये तीनों सॉल्यूशन में से कोई भी एक सॉल्यूशन मिलता है सॉल्ट को ऐड करने के बाद, दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का डेफिनेशन आप कैसे बनाएंगे कि व्हेन कटायन or anion of a salt reacts with water, it gives you acidic, basic or neutral solution. That process is known as hydrolysis of salt. ठीक है, अब हमें यह देखना है कि कौन सा सॉल्ट अगर हमने वाटर में ऐड किए तो आपको कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा। इसके लिए आपको सॉल्ट्स के टाइप्स पता होना ज़रूरी है। अब वो सॉल्ट्स के कितने टाइप्स हैं तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहला, वैसे देखा जाए तो सॉल्ट्स के यहाँ पे आपके पास में चार अलग अलग टाइप्स है। ठीक है, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। अब ये जो आपके पास में एसिड्स रहते हैं और जो बेस रहते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से ये बनते हैं सॉल्ट्स। एसिड्स जो है वो आपके पास में दो आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ठीक है, बेस भी आता है आपके पास में, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो देखिए पेयर कैसे बनेगा। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये पहला कॉम्बिनेशन। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये आपका दूसरा कॉम्बिनेशन। उसके बाद में वीक एसिड वीक बेस, ये तीसरा कॉम्बिनेशन। या फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपका चौथा कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऐसे चार अलग अलग कॉम्बिनेशन से आपके पास में चार अलग अलग सॉल्ट्स तैयार होते हैं। अब ये सॉल्ट्स को अगर आप, ये जो कॉम्बिनेशंस है ना एसिड्स और बेसेस के, ये कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट तो बनना ही है, क्योंकि जब आप एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट करवाते हो तो ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है, आपको सॉल्ट में सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो कौन सा सॉल्ट कौन से एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन के जो सॉल्ट्स है वो सॉल्ट को वाटर में ऐड करने के बाद में आपको कौन सा सोल्यूशन मिलेगा, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा अभी भूल जाइए, इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो पहला है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये टॉपिक काफ़ी आसान है, अगर आप अच्छे से कंसंट्रेट करें तो काफ़ी आसान टॉपिक है, बस समझने की कोशिश कीजिएगा ये एक्चुअली है क्या। अब आप कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ HCl। स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, ये कॉमन एग्जांपल आपने 8, 9, 10th में भी पढ़े। ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है जहाँ पे एसिड बेस के साथ में रिएक्ट होता है और इक्विमोलर सॉल्यूशन लेना है आपको। इक्विमोलर का मतलब जितना आपने HCl लिए
उतना ही NaOH लेना है, क्योंकि इसके पहले के वीडियोस में आपने देखे, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस है और जितने भी सॉल्ट्स है ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। डिसोसिएशन 100% होता है, तो बेटर है आप दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो दोनों का वॉल्यूम रहेगा वो इक्विमोलर होना, दोनों का वॉल्यूम सेम होना, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन सेम होना। अब जब आप एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट करते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को, तो यहाँ पे आपको सॉल्ट मिलता है NaCl प्लस वाटर मिलता है। तो ये जो NaCl है, दैट NaCl इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। सो NaCl इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब अगर आप किसी NaCl को वाटर में ऐड करते हैं, तो NaCl वाटर में ऐड करने के बाद या फिर डिसॉल्व करने के बाद वो NaCl वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं होता। अब हालांकि आप जब यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे रिएक्शन बनने के तो चांसेस दिख रहे हैं मुझे, देखिए, है ना, HCl मिल रहा है, NaOH मिल रहा है, ये प्रोसेस तो रिवर्स होगा ही ना। या फिर आप समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं, होता नहीं है, समझने के लिए आप कंसिडर तो कर ही सकते हैं कि अगर इनसे ये मिलता है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ये भी मिलने के चांसेस है ही, बट ऐसा नहीं होता। ये जो NaCl है ये वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं होता, क्योंकि अगर NaCl वाटर के साथ में रिएक्ट होता भी है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप अगर हम मान लेते हैं कि NaCl वाटर के साथ में रिएक्ट हुआ, आपको HCl मिला, NaOH मिला, तो ये जो HCl और NaOH है ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। और इसके पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि HCl और NaOH ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे अगर ये बन भी जाते हैं तो ये फिर से ब्रेक डाउन होके H+Cl- बनेंगे और ये बनेगा Na+OH-। तो अगर आप किसी NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर भी रहे हो तो वहां पे वो रिएक्शन नहीं होगा, वो सिर्फ डिसॉल्व हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा वाटर के साथ में, आपको प्रोडक्ट नहीं देगा। और इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आपको प्रोडक्ट मिल भी जाता है तो भी वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, उनका डिसोसिएशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, 100% हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए जब आप NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो आपको प्रोडक्ट्स नहीं मिलते। मिलता क्या है? तो सिर्फ आपको मिलता है NaCl। जब आप वाटर के साथ में ऐड करते हो तो आपको बस मिलेगा Na+Cl- अलॉन्ग विथ वाटर। अब जबकि अगर ये प्रोडक्ट मान के चलिए बन भी जाते थे तो आपके पास में H+Cl- Na+OH- रहता था, बट डिसोसिएशन होने के बाद में ये H+OH- ये अवेलेबल नहीं होते हैं Na+ और Cl- के पास। ये अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से आपके पास में सॉल्यूशन में सिर्फ रहते हैं Na+ Cl-। वाटर में से H+ और OH- ये दोनों के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं ताकि वो ज्वाइन हो सके और आपको प्रोडक्ट दे सके। समझ में आया इतना? तो यहां पे जो डिसोसिएशन है वो सिर्फ सॉल्ट्स का होता है, वाटर का नहीं। इसीलिए जितना वाटर के अंदर में H+ है और OH- है, ये जैसे के वैसे रहते हैं और दोनों का क्वांटिटी या फिर कॉन्सेंट्रेशन सेम होने की वजह से पूरा सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है न्यूट्रल। समझे स्टूडेंट? ये बन जाता है पूरा न्यूट्रल। इसीलिए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब आप रिएक्शन पढ़ते हो तो यहां पे ये पूरा सॉल्यूशन बन जाता है आपका न्यूट्रल। समझ में आया होगा आपको? ये है आपका पहला एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, अब अगर इसमें कुछ लिखने लायक तो है नहीं, बट आपको अगर लगता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा दूसरा एग्जांपल, और वो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है और वीक बेस लेना है। चलिए तो हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास में HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड। चलो दूसरा लेते हैं, उसको हम लेते हैं H2SO4। और जो वीक बेस रहेगा वो एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लीजिए या फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, CuOH2। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? ये होगा आपका CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अलॉन्ग विथ अ वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल कितने मिलेंगे?
ये 2 2 ये जो आएगा 4, तो यहाँ मैं लिखता हूँ ट्वाइस। ठीक है, तो ये जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन अच्छे से सुनिएगा, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ये एग्जांपल है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। समझ में आया? अब अगर आप ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, अगर आप ये वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहां पे मान के चलिए रिएक्शन हो भी जाता, तो यहां पे क्या मिलेगा, फिर से आपको CuOH2 प्लस अगेन H2SO4 जैसे कि वैसे मिला आपको। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है ना कि H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड होने के साथ साथ में ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है। इसका 100% डिसोसिएशन होना लाजमी है, और ये बनता भी है। ये हो जाएगा H प्लस और SO4 माइनस माइनस हो जाएगा। बट कॉपर हाइड्रोक्साइड ये आपका वीक बेस है, और वीक बेस है तो उसका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन काफ़ी कम रहेगा। तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन के अंदर के जो H प्लस है ना, ये जो H प्लस है ये किसके साथ जुड़ जाएंगे, SO4 के साथ में। बट OH माइनस ये आपका जुड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर वो जुड़ता है तो वो डिसोसिएट होगा नहीं, तो पूरे OH माइनस आयन चले जाएंगे किसके पास, कॉपर के पास में, जो डिसोसिएट नहीं होगा, और पूरे H प्लस रहेंगे H2SO4 के पास में, जो डिसोसिएट होंगे। और डिसोसिएट होंगे तो सॉल्यूशन में H प्लस आयन की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, और आपको पता है कि अगर H प्लस आयन की क्वांटिटी ज़्यादा रही OH माइनस आयन के कंपैरिजन में, तो डेफिनेटली वो सॉल्यूशन क्या रहेगा आपका, एसिडिक। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए कि आपका सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का जो सॉल्ट बनेगा उसका वो सॉल्यूशन रहेगा आपका एसिडिक। समझ में आया? ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। चलिए अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड नंबर, दैट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब वीक एसिड आपको लेना है और स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पता है HCl H2SO4 HNO3, इनके अलावा जो रहेगा वो आपका वीक एसिड रहेगा। तो कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं CH3COOH, ये है ठहरा आपका एसिडिक एसिड। अब इसका रिएक्शन जब आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में करते हो, मान के चलिए NaOH या फिर KOH, ठीक है, क्या होगा, एसिडिक एसिड का हाइड्रोजन और बेस का यानी NaOH का OH ग्रुप ये रिमूव हो जाएगा और वो वाटर बनेगा। तो मिलेगा क्या आपको, ये है CH3COONA प्लस वाटर। अब ये जो आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड मिला, या फिर सोडियम एसिटेट कह सकते हैं आप इसे। तो जब आप ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड या फिर सोडियम एसिटेट वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये है आपका एग्जाम्पल किसका, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। अब हम इसे ना वाटर में डिसॉल्व करते हैं। मान के चलिए कि आपने CH3COONA लिया और इसे आपने वाटर में डिसॉल्व किए। जैसे आप इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो मान के चलिए प्रोडक्ट मिल भी जाएगा आपको, तो वो क्या मिलेगा, CH3COOH प्लस ये सोडियम OH ग्रुप के साथ में फिर से ज्वाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको NaOH मिलेगा। अब ये जो आपने सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व किए तो आपको एसिड और बेस मिला, बट जो एसिड है ये आपका वीक एसिड है, आपने पहले लिखे, और ये जो बेस है ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड में आपको पता है एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन किसका ज्यादा होता है, ये रहेगा आपका NaOH का। अब जाहिर सी बात है NaOH का डिसोसिएशन 100% होगा, तो ये बनेगा Na प्लस और OH माइनस। बट एसिडिक एसिड आपका वीक एसिड होने की वजह से इसका डिसोसिएशन उतना फास्ट नहीं होगा या फिर बहुत कम होगा। तो सॉल्यूशन के अंदर में अगर आप चलो इसे डिसोसिएट कीजिए, क्या होगा, ये बनेगा CH3COO माइनस प्लस Na प्लस वाटर में डिसॉल्व करने के बाद आपको फिर से क्या मिलेगा, CH3COOH जो कि डिसोसिएट नहीं होगा, और इसके फिर से आयंस मिलेंगे और वो मिलेगा Na प्लस Cl माइनस। अब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में देखिए क्या हो जाएगा, सॉरी ये OH नहीं, Cl नहीं है, OH है, OH माइनस। देखिए क्या हो जाएगा, Na प्लस कैंसल, जो रिएक्शन में बचता है उसे लिखिए आप, ये हो जाएगा CH3COO माइनस
प्लस वाटर मॉलिक्यूल, इट विल गिव्स यू CH3COOH प्लस OH माइनस। अब रिएक्शन में देखिए या फिर थ्योरेटिकली आप पढ़िए तो उसमें पता चल जाता है आपको कि सॉल्यूशन में जो एसिटिक एसिड है ये वीक एसिड होने की वजह से इसका डिसोसिएशन 100% नहीं होगा, इसीलिए ये H+ आयन जल्दी रिलीज नहीं करेगा या फिर बहुत कम करेगा। तो सॉल्यूशन के अंदर में जैसे आपने ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है इसे अगर आपने वाटर में डिसॉल्व किए भी तो जो एसिड बनेगा वो बहुत वीक रहेगा, और वो वीक एसिड होने की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट भी रहेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से इसके आयंस नहीं बनेंगे, आयंस नहीं बनेंगे तो H+ आयंस ये पूरा कंज्यूम कर ले रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब H+ आयन पूरा कंज्यूम कर रहा है तो सिर्फ आपके सॉल्यूशन में क्या बच रहा है? OH- आयन। और अगर आपके सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन ज्यादा हो जाते हैं H+ आयन के कंपैरिजन में तो वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? वो डेफिनेटली बन जाएगा आपका बेसिक सॉल्यूशन। समझ में आए? ये सॉल्यूशन बनेगा आपका बेसिक। तो ये हो गए आपके 3 बेसिक वाले सॉल्ट्स। पहला था हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वो सॉल्यूशन बनता था आपका न्यूट्रल। दूसरा था आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, वो बनता था आपका एसिडिक सॉल्यूशन। ये है आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये बनता है आपका बेसिक सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे OH- की क्वांटिटी ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद का जो है वो आपका वीक एसिड और वीक बेस, यानी दोनों एसिड और बेस से दोनों आपके वीक रहेंगे। उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है, उसमें थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, हम उसको पढ़ते हैं अभी। अगर आपको ये रिएक्शन समझ नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर इस पर रिप्लाई करूँगा और आपका जितना भी डाउट्स है उसको क्लियर करूँगा। ठीक है, और कमेंट्स करते जाइए ताकि आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। और जितने क्वेश्चंस अगर आप पूछते हैं किसी भी टीचर्स को, मुझे ही नहीं, आपके क्लास टीचर्स हो या फिर कॉलेज के टीचर्स हो, जितने क्वेश्चंस आप पूछेंगे उतना ज़्यादा आपके डाउट्स क्लियर होंगे और कंसेप्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे, तो केमिस्ट्री काफ़ी आसान लगेगा आपको। ठीक है, तो चलिए 4th वाला टाइप्स पढ़ते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हमारा इस टॉपिक का सबसे लास्ट एग्जाम्पल, एंड दैट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो चलिए अभी इसमें क्या होता है, अब वीक एसिड और वीक बेस में एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, बेसिक बनेगा या फिर न्यूट्रल बनेगा, ये किस पे डिपेंड करता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब मान के चलिए आपने कोई भी एक वीक एसिड लिया, जैसे HA लेते हैं हम, वीक बेस ले लिए BOH, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे मिलेगा सॉल्ट Ba प्लस वाटर। ठीक है, अब ये जो सॉल्ट है ये सॉल्ट बना है आपका वीक एसिड और वीक बेस से। अब यहाँ पे एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखनी है कि ये दोनों जो वीक एसिड और वीक बेस है इनका डिसोसिएशन काफ़ी कम होगा। डिसोसिएशन कम होने की वजह से जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो जो सॉल्यूशन बनेगा आपका वो क्या बनेगा, फिर से HA+BOH ही बनेगा। बट आप ये मत भूलिए कि ये दोनों क्या है, ये दोनों वीक एसिड और वीक बेस है। दोनों वीक एसिड और वीक बेस होने की वजह से इनका डिसोसिएशन भी काफ़ी वीक है। डिसोसिएशन वीक होने की वजह से हमें पता ही नहीं चलता है कि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा या फिर OH- का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, तो सॉल्यूशन एसिडिक बनेगा, बेसिक बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। अब अगर आपको ये जानना है कि अगर आप ऐसे सॉल्ट्स को यानी वीक एसिड और वीक बेस से बने हुए सॉल्ट्स को एसिड में डालते हो तो वो सॉल्यूशन आपका एसिडिक रहेगा, बेसिक रहेगा, ये जानने के लिए आपको ये एसिड का Ka का वैल्यू और बेस का Kb का वैल्यू आपको पता होना। Ka का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड और Kb का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। अगर आपके मैं तो अभी बता सकता हूं बट हम एग्जांपल के तौर पे पढ़ते हैं तो मैं आपको बता देता हूं अभी थोड़ी देर में। अभी अगर बता दूंगा तो वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला। अब मान के चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका वीक बेस है, इसका रिएक्शन हम करेंगे वीक एसिड के साथ में हाइड्रोजन फ्लोराइड, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और अमोनियम फ्लोराइड ज्वाइन होगा और ये रहा वाटर। सो अमोनियम फ्लोराइड इज द एग्जांपल ऑफ वीक एसिड वीक बेस। अब हम क्या करेंगे कि अमोनियम फ्लोराइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं
तो यहां पे फिर से आपको क्या मिलेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और HF जैसे कि वैसे वापस मिलेगा। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HF ये दोनों ठहरे आपके वीक एसिड और वीक बेस। ये दोनों वीक एसिड और वीक बेस होने की वजह से इनका डिसोसिएशन भी कम रहेगा। डिसोसिएशन भी कम रहेगा बट कुछ तो रहेगा, ठीक है, डिसोसिएशन जीरो नहीं रहेगा, कुछ तो रहेगा बट कम रहेगा। तो दोनों के कंपैरिजन में डिसोसिएशन भले ही कम हो बट दोनों के कंपैरिजन में किसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा वो डिसाइड करेगा कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा या बेसिक रहेगा। ठीक है, अब डिसोसिएशन अगर इक्वल होता है सॉल्यूशन तो न्यूट्रल ही रहेगा। तो वो डिपेंड करता है आपका Ka और Kb के वैल्यू पे। ठीक है, अब मैं जब Ka का वैल्यू देखता हूं तो वो है आपका 7.2 इंटू 10⁻⁻4, 7.2 इंटू 10⁻⁻4 Ka का वैल्यू है, यानी HF के लिए। अब HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए जो Ka का वैल्यू है 7.2 इंटू 10⁻⁴, वो Kb के कंपैरिजन में जो कि होता है 1.8 इंटू 10⁻⁵। ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है Kb से, यानी 7.2 इंटू 10⁻⁴, ये वैल्यू ज़्यादा है Kb से यानी 1.8 इंटू 10⁻⁵ से। ये जो Kb का वैल्यू है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का है और ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का वैल्यू है। ये दोनों की जो कैलकुलेटेड डेटा है, ठीक है, ये आपको रट्टा मारना है या फिर याद रखना है। तो जब मैं ये कैलकुलेटेड डेटा यानी Ka और Kb का वैल्यू जब मैं कंपेयर करता हूं तब मुझे पता चलता है कि Ka ये ग्रेटर दैन Kb है। अब अगर आपका Ka का वैल्यू Kb से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है ये सॉल्यूशन क्या रहेगा आपका, एसिडिक। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये डिपेंड करता है आपका Ka और Kb के वैल्यूज पे। समझ में आया इतना? तो Ka और Kb का वैल्यू क्या रहेगा ये बताएगा आपको कि वो सॉल्यूशन क्या बनेगा, एसिडिक बनेगा या बेसिक बनेगा। अब इतना तो हम समझ में आ गया होगा कि Ka का वैल्यू ज़्यादा रहता है Kb से तो सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा। अब आपने कॉमन सेंस लगा लिया होगा कि अगर मैं लेस देन करता हूं तो क्या बन जाएगा, बट एग्जाम्पल पढ़ना पड़ेगा हमें। तो एग्जाम्पल में मैं सिर्फ एसिड को चेंज करता हूं और वो एसिड हम लेते हैं यहाँ पे, एक कॉमन एग्जाम्पल लिया जाता है यहाँ पे जनरली हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, तो अमोनियम फ्लोराइड की जगह पे क्या बनेगा, साइनाइड बनेगा और वो वाटर मिलेगा। तो जब मैं अमोनियम साइनाइड को वाटर में डिसोसिएट करता हूं तो यहाँ पे आपको फिर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन साइनाइड मिलता है। फिर से ये दोनों आपकी, ये वीक बेस है, ये वीक एसिड है, इनका भी एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन काफ़ी कम रहेगा। बट ये फिर हम डिसाइड करेंगे इनके Ka और Kb के वैल्यू से। ठीक है, ये एग्जाम्पल में यानी हाइड्रोजन साइनाइड जो वीक एसिड है इसके एग्जाम्पल में Ka का जो वैल्यू है यानी HCN का वो होता है 4 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, 4 इंटू 10⁻⁻10। और Kb का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.8 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, शायद इसके पहले के एग्जाम्पल में मैं कुछ गलत लिखा था बट वो 10⁻⁵ होता है। तो ये जो वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻10 और ये जो वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁵, ये वैल्यू के कंपैरिजन में ये वैल्यू काफ़ी छोटी है, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस इसकी वैल्यू ज़्यादा है Ka से, इसीलिए Kb का वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से ये सॉल्यूशन बनेगा आपका बेसिक। ठीक है, शायद इसके पहले के एग्जांपल मैंने आपको फिर से बता दूं, शायद गलती हुई होगी। वहाँ पे जो Ka का वैल्यू था यानी HF के लिए वो था आपका 7.2 इंटू 10⁻⁴ और Kb का वैल्यू होता है 1.8 इंटू 10⁻⁵। आपको भी वैसे बता दूं मैं आपको, Kb का ही वैल्यू याद रखना है, ये तो सभी में रहेगा, है ना। तो अगर आप HF लेते तो HF का वैल्यू याद रखिए और अगर आप HCN लेते हैं, है ना, तो उसका वैल्यू याद रखिए 4 इंटू 10⁻⁻10। ये वैल्यू तो कॉमन सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं HF लेता हूं तो HF के लिए Ka ग्रेटर देन Kb आता है तो सॉल्यूशन एसिडिक बनता है। जब मैं HCN लेता हूं तो उसमें Ka का वैल्यू लेस देन Kb आता है तो आपका सॉल्यूशन बेसिक बनता है। तो ऐसे कहीं और एग्जांपल्स हैं जिसमें Ka और Kb का वैल्यू इक्वल आएगा। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ Ka एंड Kb बिकम्स इक्वल देन द सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। तब वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा आपका,
न्यूट्रल बन जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर दूं कि सबसे पहले हमने पढ़े थे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में H+ आयन और OH- आयन ये दोनों की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी Na+ और Cl- के लिए, क्योंकि जिसमें जो प्रोडक्ट बनता भी था HCl + NaOH वो 100% डिसोसिएट होते थे, वो प्रोडक्ट नहीं बनाते थे, इसलिए पूरा सोल्यूशन रहता था न्यूट्रल। उसके बाद में हमने पढ़े थे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में जो वैल्यू था उसमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हमने लिए थे HCl, बट वीक बेस हमने लिया था, जैसे चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें क्या होता है HCl बनता है तो यहाँ पे H+ और Cl- की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वो एसिडिक बनता था। उसके बाद में हमने लिया था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, उसमें बेस डिसोसिएट जल्दी होता है। ये समझ में आ जाता है आपको हेडिंग से, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड रहा तो एसिडिक रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस रहा बेसिक सोल्यूशन रहेगा, वीक एसिड और वीक बेस रहा तो फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि Ka और Kb का वैल्यू क्या रहता है। अगर Ka का वैल्यू ग्रेटर देन Kb है देन सोल्यूशन विल बी डेफिनेटली एसिडिक। Ka का वैल्यू लेस देन Kb है तो सोल्यूशन आपका बेसिक रहेगा, और Ka का वैल्यू इक्वल्स है Kb से तो फिर आपका सोल्यूशन न्यूट्रल रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा आज का ये वीडियो का ये टॉपिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। इसके बाद की वीडियो में हम पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन। ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको कुछ भी डाउट्स रहते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं नॉट रिलेटेड विद दिस टॉपिक, अदर चैप्टर्स ऑल्सो, तो आप वो बाकी चैप्टर्स में भी अगर कुछ डाउट्स है, कुछ क्लैरिटी चाहिए है आपको तो ज़रूर मुझे आप लिख कर भेजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेल ID, ये चैनल का लिंक सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको देखिए, कांटेक्ट कीजिए और डेफिनेटली आप मुझे क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको ज़रूर उस पर रिप्लाई करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।